हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके बीच में एक वीडियो बीए सेमेस्टर थर्ड CBCS इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पब्लिक फिनांस लोक वित्त में दिए गए एक टॉपिक को लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस है, अर्थात लोक वित्त तथा निजी वित्त। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लोक वित्त तथा निजी वित्त क्या है, इसमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ये आपको बताऊंगा। आप वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपकी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दिया जाए और आप वीडियो को देखें, सुने और समझें। सबसे पहले हम पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत पब्लिक फाइनेंस अर्थात लोक वित्त और निजी वित्त क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं। पब्लिक फाइनेंस का अर्थ होता है लोक वित्त, सार्वजनिक वित्त। पब्लिक फाइनेंस लोक वित्त देश की सरकार लोगों के लिए बनाती है। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत सरकार अपनी वित्तीय नीतियों का निर्धारण करती है। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत देश की सरकार बजट के माध्यम से जो भी उसके राजस्व के स्रोत हैं, जिस क्षेत्र में वह खर्च करना चाहती है, व्यय करना चाहती है, ये सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत, लोक वित्त के अंतर्गत हम लोग उन सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं जो देश की सरकार किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, बेसिकली सामान्यतः सरकार बजट जो सदन में प्रस्तुत करती है वह एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत का होता है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत सरकार को किन किन मदों से आय प्राप्त होने वाली है, सरकार किन किन क्षेत्रों पर खर्च करने वाली है, इन सभी चीज़ों का लेखा जोखा होता है। तो पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत हम इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पब्लिक फाइनेंस में सरकार की बजट पॉलिसी, बजट निर्माण की नीतियों का अध्ययन किया जाता है, सरकार की वित्तीय नीतियों का अध्ययन किया जाता है, सरकार के सार्वजनिक आय के क्या क्या स्रोत हैं, इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। सरकार किन किन क्षेत्रों पर व्यय करती है, इन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। सरकार के आगम के क्या क्या स्रोत हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ सरकार की इन सभी नीतियों का, इन सभी पॉलिसियों का लोक कल्याण, आर्थिक कल्याण के लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या प्रभाव हो सकता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग पब्लिक फाइनेंस के माध्यम से करते हैं। जबकि प्राइवेट फाइनेंस का अर्थ निजी वित्त, जैसा कि वर्ड से पता चलता है, निजी अर्थात किसी व्यक्ति का, पर्सनल। यह निजी किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, किसी बिजनेस व्यवसाय का हो सकता है, या किसी कंपनी की हो सकती है। तो प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, कंपनी जो भी अपना वित्त के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं, उसके अंतर्गत होता है कि एक कंपनी, एक व्यक्ति किन किन मदों में खर्च करता है, क्या क्या उसकी आमदनी के स्रोत होते हैं, और वह इन आमदनी के स्रोत को किस प्रकार से प्राप्त करता है,
वह कर्ज का भुगतान किस प्रकार करता है, वह कर्ज से प्राप्त राशि को मुख्यतः किन क्षेत्रों में अध्ययन करता है। तो मुख्यतः जब हम पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त और प्राइवेट फाइनेंस, निजी वित्त को देखते हैं तो एक सरकार की तरफ से है जिसे लोक वित्त कहते हैं, और एक निजी व्यक्ति, संस्था या कंपनी की तरफ से है जिसे निजी वित्त कहा जाता है। सबसे पहले हम निजी वित्त तथा लोक वित्त में क्या समानताएं हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। तो निजी वित्त या लोक वित्त दोनों के अंतर्गत आमदनी के स्रोतों को पता किया जाता है कि किन किन क्षेत्रों से या तो सरकार या एक व्यक्ति आय के स्रोत को पता कर सकता है या आय के स्रोत से वह आमदनी प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहला दोनों में समानता है कि दोनों में आय के स्रोतों का उल्लेख होता है। दूसरा, चाहे एक गवर्नमेंट हो, सरकार हो, चाहे एक निजी व्यक्ति हो, संस्था हो, कंपनी हो, दोनों कर्ज से लिए हुए राशि को लौटाती है, चाहे वो ब्याज हो या मूलधन हो। तो दूसरी समानताएं हो गई कि निजी वित्त और लोक वित्त के अंतर्गत दोनों के अंतर्गत लिए गए कर्ज की राशि को तथा उसमें मूलधन और ब्याज दोनों को एक निश्चित समय के लिए की अवधि के पश्चात चुकाया जाता है। तीसरी समानताएं होती है लोक वित्त तथा निजी वित्त दोनों के अंतर्गत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। लोक वित्त में भी सरकार वित्त से प्राप्त राशि, कर्ज से प्राप्त राशि या जिन मदों से सरकार राशि को इकट्ठा करती है, उसे खर्च करती है, इसका मुख्य उद्देश्य लोगों का कल्याण, लोगों की संतुष्टि, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। निजी वित्त के अंतर्गत भी हम एक व्यक्ति, एक संस्था, एक कंपनी की आवश्यकताओं की संतुष्टि का अध्ययन करते हैं। अतः दोनों के बीच में यह समानता है कि दोनों के अंतर्गत हम आवश्यकताओं की संतुष्टि का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र में हम लोग यह अध्ययन करते हैं कि संसाधन हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए चाहे वह गवर्नमेंट हो, सरकार हो या व्यक्ति हो, संस्था हो, कंपनी हो, दोनों के पास सीमित संसाधन होते हैं। उन्हीं सीमित संसाधनों में उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है और उनका लक्ष्य को हासिल करना होता है। तो अभी हमने देखा कि निजी वित्त और लोक वित्त दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। अब हम निजी वित्त तथा लोक वित्त में क्या क्या असमानताएं हैं, इनका हम अध्ययन करते हैं। जैसा शब्द से अर्थ स्पष्ट होता है, लोक वित्त यानी अर्थात सरकार जो भी वित्त, लोक वित्त के अंतर्गत जो हम अध्ययन करते हैं, उसमें सरकार जो भी राजस्व प्राप्त करती है, आमदनी प्राप्त करती है, उसका अर्थ लोक कल्याण होता है। सरकार अपनी आमदनी का प्रत्येक हिस्सा लोगों के कल्याण के लिए खर्च करती है। अर्थशास्त्र में कल्याण के अर्थशास्त्र के जनक के बाद लोक कल्याण का महत्व अत्यधिक हो गया है। सरकार अपने बजट में प्रावधान करती है कि स्कूल में खर्च किया जाए, स्कूल में मध्याह्न भोजन में खर्च किया जाए, स्कूल में वह पुस्तकें उपलब्ध कराती है, कई तरह की सुविधाएं बच्चों को देती है ताकि उन्हें शिक्षा प्राप्त हो सके। सरकार हॉस्पिटल बनाती है, सरकार रोड बनाती है, इन सभी चीज़ों पे सरकार खर्च करती है। अतः लोक वित्त के अंतर्गत मुख्यतः लोक कल्याण, जन कल्याण का उद्देश्य निहित होता है, जबकि निजी वित्त के अंतर्गत निजी कंपनियां, निजी व्यक्ति वह स्वयं के उद्देश्य की पूर्ति हेतु काम करते हैं और उसी के लिए वह खर्च करते हैं,
उसी के लिए वह प्लान करते हैं, उसी के लिए वह भूमिका बनाते हैं। दूसरा, लोक वित्त के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि सरकार के पास आगम की प्राप्ति, इनकम की प्राप्ति के अनेक स्रोत होते हैं। सरकार टैक्स लगा सकती है, अर्थात सरकार को जब अत्यधिक आमदनी की आवश्यकता होती है तो वह टैक्स में वृद्धि कर सकती है। और चूंकि हम जानते हैं कि टैक्स एक कंपल्सन है, एक अनिवार्य रूप से भुगतान है जिसे व्यक्ति को देना होता है। लोक वित्त के अंतर्गत सरकार आमदनी के लिए IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक से कर्ज ले सकती है, अन्य देशों से कर्ज ले सकती है। सरकार अपने नागरिकों से कर्ज ले सकती है, अन्य देश के नागरिकों से कर्ज ले सकती है। लोक वित्त के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात उस देश की केंद्रीय बैंक की संस्थाओं से कर्ज ले सकती है। अर्थात लोक वित्त के अंतर्गत सरकार को आमदनी के अनेक स्रोत होते हैं, जबकि निजी वित्त के अंतर्गत एक व्यक्ति, संस्था को आमदनी अथवा कर्ज प्राप्ति के सीमित स्रोत होते हैं। लोक वित्त के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि सरकार आमदनी प्राप्त करने के लिए करेंसी छाप सकती है, नोट छाप कर सकती है। वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आदेश दे सकती है कि वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अतिरिक्त नोट को छापा जाए ताकि अर्थव्यवस्था को एक गति दी जा सके। निजी वित्त के अंतर्गत किसी व्यक्ति, संस्था को यह अधिकार प्राप्त नहीं होता कि वह नोट को छाप सकता है। लोक वित्त के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि सरकार जो भी बजट बनाती है वह बजट के अंतर्गत वह बजट एक वित्तीय वर्ष का होता है। वित्तीय वर्ष हमारे देश में हम जानते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। हमारे देश में पिछली बार हमारे देश की फिनांस मिनिस्टर, वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पिछली बार बजट पेश किया जो 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का है, अर्थात वित्तीय वर्ष 2020 से 2021 में। बजट में सरकार अपनी आमदनी के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करती है। बजट में सरकार किन किन मदों पर खर्च करना है, किन किन क्षेत्रों पर खर्च करना है, किन किन उद्योगों पर खर्च करना है, कृषि क्षेत्र पे खर्च करना है या सेवा क्षेत्र पे खर्च करना है, या कितना आर्थिक कल्याण हेतु खर्च करना है, कितना सब्सिडी हेतु खर्च करना है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख करती है। जबकि निजी वित्त के अंतर्गत एक व्यक्ति अपनी बजट में जो भी बनाता है वह बजट में उसकी एक तरह से गोपनीयता होती है, वह उतना उल्लेख नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा सार्वजनिक बजट जो बनाया जाता है वह गोपनीय नहीं होता है, जबकि निजी वित्त एक तरह से गोपनीय होता है। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत लोच की संभावना अत्यधिक होती है। लोच की संभावना अत्यधिक का अर्थ, आशय क्या होता है? लोच का आशय होता है कि जब भी सरकार को अत्यधिक राजस्व की आवश्यकता हो तो वह आवश्यकता अनुसार राजस्व का संग्रह कर सकती है, या अत्यधिक किसी क्षेत्र में खर्च की आवश्यकता हो तो वह पुनः बजट को पेश कर सकती है। अतिरिक्त खर्च के लिए वह पुनः सदन में प्रस्ताव ला सकती है। जबकि निजी वित्त में लोच की संभावना कम होती है, उसके पास कर्ज को कलेक्ट करने की, कर्ज को प्राप्त करने के स्रोत कम होते हैं। सरकार जो भी बजट लेके आती है उसकी ऑडिट की जाती है, अंकेक्षण की जाती है, उसका हिसाब लिखा जोखा किया जाता है कि किन मदों में जो खर्च किया गया वो सही है, नियम के अनुसार है या नहीं है। परंतु एक व्यक्ति, निजी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति जो खर्च करता है वह ऑडिट करवा सकता है, नहीं भी करवा सकता है, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है।
यानी सरकार को अपनी आय तथा खर्च का पूर्ण रूप से हिसाब देना होता है, परंतु व्यक्ति को अपनी आय तथा खर्च का हिसाब देना आवश्यक नहीं होता है। निजी वित्त के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि सरकार जो भी खर्च करती है वह एक लॉन्ग टर्म उद्देश्य यानी दीर्घकालीन अवधि के लिए किया जाता है। जैसे सरकार रोड बनाती है तो उसे अभी वर्तमान में तो बहुत से खर्च होते हैं, लेकिन उससे जो आमदनी प्राप्त होती है वह भविष्य में प्राप्त होती है, या उससे जो लाभ मिलता है वह भविष्य में मिलने की उम्मीद होती है। अर्थात लोक वित्त के अंतर्गत जो भी खर्च किए जाते हैं उसका उद्देश्य दीर्घकालीन अवधि के लिए होता है, जबकि निजी व्यक्ति वर्तमान सुख या सुविधाओं के लिए ज़्यादा ध्यान देता है। लोक वित्त के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि सरकार घाटे का बजट लाती है। घाटे का बजट इसलिए लाती है ताकि उस देश की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके, उस देश की अर्थव्यवस्था में मौजूद संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सके और उस समुचित संसाधन से उपयोग कर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि किया जा सके, जिसमें सरकार आय के उसके पास कम स्रोत होते हैं परंतु वह खर्च ज़्यादा करती है ताकि उसे दीर्घकालीन अवधि में ज़्यादा आमदनी की प्राप्ति हो सके। परंतु निजी वित्त के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार खर्च का प्रावधान करता है। निजी वित्त के अंतर्गत एक व्यक्ति की विश्वसनीयता सरकार की विश्वसनीयता से कम होती है। अतः निजी वित्त में एक व्यक्ति की आमदनी के स्रोत काफ़ी सीमित होते हैं, परंतु लोक वित्त के अंतर्गत हम जानते हैं कि सरकार की आमदनी के स्रोत और उसकी विश्वसनीयता अत्यधिक होती है। अतः इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि लोक वित्त क्या होता है, निजी वित्त क्या होती है, लोक वित्त और निजी वित्त में क्या समानताएं हैं, असमानताएं हैं। और इसी तरह मैं आपके बीच में वीडियो लेके आऊँगा और एक नए टॉपिक के संबंध में आपके बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूँगा। धन्यवाद।